मैंने सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब जरा डिस्कस करते हैं हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स होती है वो हम लोग Node1 नाम की वर्चुअल मशीन पर ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। अब अगर आपको इस मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले आपको मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स के अंदर जाना है। कोई भी रोल और फीचर इंस्टॉल करने के लिए जस्ट क्लिक कीजिएगा तो यहां पर ऐड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पर बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। करीब 25 सेशंस के बाद में मैं आपको आरडीएस इंस्टॉलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे चेक मार्क रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिए। यहां से आप अपनी मशीन का होस्ट नेम, आईपी एड्रेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट, ये हमारा रोल्स टैब आ गया। एक्चुअल में ये सर्वर 2016 के अंदर ये वो सभी रोल्स होते हैं जो इस मशीन को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब इन्हीं में से ही आपको मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। आपको ये रोल इंस्टॉल करने के लिए इस पे चेक मार्क करना है। अब देखो, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई जो रोल्स होते हैं वो फीचर्स पर डिपेंड होते हैं। अगर आपको कोई भी रोल इंस्टॉल करना है तो पहले आपको उसके डिपेंडेंट फीचर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब आप उस रोल को इंस्टॉल कर सकते हो। विदाउट डिपेंडेंट फीचर वो रोल कभी भी इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं एड फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल, और इनमें से आप एक रोल ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट नाम का भी देख सकते हो, जो मैंने कुछ ही देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई जब भी आप किसी भी मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो सेम टाइम पर सेम मशीन पर ही ग्रुप पॉलिसी नाम का फीचर भी इंस्टॉल हो जाता है, जिसके द्वारा आप अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज को डिप्लॉय करते हो। तो ये वो सारे फीचर्स है जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऐड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा ताकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए सभी रिक्वायर्ड फीचर्स भी इंस्टॉल हो सके। ऐड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा और आप अब यहां पर देख सकते हो चेक मार्क हो गया। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये फीचर्स टैब अवेलेबल हो जाएगा, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स थे वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जो भी आप रोल इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में रीड कर सकते हो। नेक्स्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, इस पे चेक मार्क कीजिएगा। देन यस, इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है ये मैं आपको जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और इंस्टॉल पे आप क्लिक कीजिएगा। सर, हाँ जी। वो जो आईपी एड्रेस है ना, यू कैन गिव एनी स्टैटिक आईपी एड्रेस, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यही क्वेरी विनोद की भी है जो मैंने उसको अभी इंटरप्ट किया हुआ है, उसको रोक दिया था मैंने बीच में कि थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी नेक्स्ट पेज पर ही वो चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। हाँ ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए, इंस्टॉलेशन सक्सीड, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल की इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, बट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड।
भाई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इस मशीन को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो अगेन आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 3 ऑप्शन आए हुए हैं कमलेश जी। एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, सेकंड है एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और फर्स्ट है एड अ न्यू फॉरेस्ट। अब ये जो दोनों ऑप्शन है ये मैं आपको 3 to 4 सेशंस के बाद एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों ऑप्शन, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, नया डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे चेक मार्क कीजिएगा। अब बात आती है कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डोमेन, लेकिन यहां पर चेक मार्क किया जा रहा है फॉरेस्ट पर। फॉरेस्ट में आपको 7 to 8 टॉपिक के अंदर बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग एफएसएमओ रोल्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अगर नया डोमेन क्रिएट करना है तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे चेक मार्क कीजिएगा, और यहां पर आपको अपना डोमेन नेम डिसाइड करना है। डोमेन नेम, अब वो उस क्वेश्चन का आंसर करता हूं मैं जो मुझसे अभी कुछ ही देर पहले विनोद ने 2 बार पूछ चुका है, और अभी क्या मुस्तफा जी ने भी पूछा था। अब ध्यान से सुनना। मुस्तफा जी, जी सर। अगर आप विद इन अ लैन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपना डोमेन यूज करना चाहते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक लैन इन्वायरमेंट के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर ही, केवल बिल्डिंग के अंदर अंदर आपको यूज करना है, उस डोमेन को आप कभी भी इंटरनेट से हिट नहीं करना चाहते हैं, या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहते किसी रिमोट लोकेशंस पर। गॉट इट? जी सर। ओके। अगर आप, विनोद जी ध्यान से सुनिएगा आप भी, अगर आप अपने डोमेन इन्वायरमेंट को विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाहते हो भाई, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन को कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, कोई भी आईपी एड्रेस, लेकिन वो प्राइवेट का होना चाहिए। प्राइवेट या पब्लिक कोई भी चलेगा, प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई भी चलेगा, क्लास ए बी और सी से कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के साथ साथ आप कोई भी डोमेन नेम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुस्तफा जी। लेकिन कंडीशन यही है कि आप किसी भी आईपी एड्रेस के द्वारा या किसी भी डोमेन नेम के द्वारा विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो आप डोमेन से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त तरीके से काम चलेगा। लेकिन अगर बात आती है, अगर आप अपने डोमेन इन्वायरमेंट को ओवर द इंटरनेट भी हिट कराना चाहते हो, ओवर द इंटरनेट, जैसे कि अगर आप किसी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या मेलिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कहने का मीनिंग ये है अगर आप अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट भी हिट कराना चाहते हैं, या आपकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन आपके डोमेन को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके। भाई कहने का मीनिंग है कि अगर आप अपने डोमेन इन्वायरमेंट को ओवर द इंटरनेट भी हिट कराना चाहते हो,
तो विनोद जी उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली क्या है? सबसे पहले आपको अपने आईएसपी से जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इंडिया के अंदर बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, एमटीएनएल है, इससे आपको एक पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग स्टैटिक आईपी भी बोलते हैं। जनरली उसे हम लोग स्टैटिक आईपी भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पब्लिक आईपी होता है, जो कि आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है। के साथ साथ ये जो डोमेन नेम है, ये कोई भी आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करती है बहुत ही लो प्राइस पर, जैसे कि गोडैडी। गोडैडी एक बहुत ही सिंपल सा नाम है, सिंपल सा नेम है, सभी इसको सुनते हैं। गोडैडी इंडिया के अंदर डोमेन नेम प्रोवाइड करती है हम जैसे बंदों को या हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन को। अब अगर आप एक सेकंड, अगर आप अपने डोमेन को विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाहते हैं भाई, तो आप कोई भी आईपी एड्रेस अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन पे असाइन कर सकते हो। कोई भी डोमेन नेम आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन डोमेन वो बिंदास तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने डोमेन को ओवर द इंटरनेट हिट करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली रिक्वायरमेंट, अपने आईएसपी से आपको पब्लिक आईपी परचेज करना पड़ेगा। के साथ साथ आपको अपना डोमेन नेम भी परचेज करना पड़ेगा गोडैडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। तब आप इस पब्लिक आईपी और डोमेन नेम के द्वारा ओवर द इंटरनेट अपने डोमेन को हिट करा सकते हो। और गोडैडी जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करेगी वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक आप ही की ऑर्गेनाइजेशन का होगा। मुस्तफा जी, अब बताइए, अब कोई डाउट है या क्लियर है? Clear here, sir, that you can use any IP address, whether it be public or private. करेक्ट, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। G. And for हमारा domain to connect to the internet or to the outside world, to anybody, then उसमें थोड़े पब्लिक कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी conditions. आपको। That's it. Yes. विनोद जी, हाँ जी। आपका भी कोई डाउट है भाई? नहीं सर, हो गया। हो गया ना? हाँ, तो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब टॉपिक आएगा वो, इसीलिए मैं, आप भी सोचते होंगे यार विशेष सर हर चीज को बोल देते हैं भाई 20 सेशंस के बाद में, 10 सेशंस के बाद में। भाई चाहे लिख लो, जो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये उस टाइम पर होगा, समझ लो वो होगा ही होगा। चलिए वापस आते हैं। तो अभी के लिए, क्योंकि मुझे अपना जो डोमेन है वो पर्सनल बेसिस पर यूज करना है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है, तो मैं यहां पर कोई भी डोमेन नेम यूज कर सकता हूं। अब बात आती है कि अब देखना, ये जो आपको डोमेन नेम है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का। आपका डोमेन नेम ये होता है, ये जो मलिक है ना, ये आपका डोमेन नेम है। जैसे कि google.com, गूगल डोमेन नेम है और .com जो है वो डोमेन है। गूगल डोमेन नेम और .com, .org, .in, .uk, .edu, ये सभी होते हैं डोमेन। डीएनएस सर्वर में सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा तसल्ली से। तो यहां पर आपको अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करना है।
विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो कोई भी डोमेन नेम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर द इंटरनेट यूज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GoDaddy जैसी ऑर्गेनाइजेशन से इस डोमेन नेम को परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहां पर फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, फॉरेस्ट को थोड़े दिन बाद एक्सप्लेन करूंगा, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल, यानी कि फॉरेस्ट और डोमेन जो है उसका फंक्शनल लेवल क्या होगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका हाईएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिलेक्ट रहेगा, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको लोअर को कभी मत सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहां पर इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान रखना भैया, जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस होती है वो डीएनएस सर्वर पर डिपेंड होती है, हमेशा ध्यान रखना। विदाउट डीएनएस सर्वर कभी भी एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती है। एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्वर पर डिपेंड होती है, लेकिन डीएनएस सर्वर कभी भी एक्टिव डायरेक्टरी पर डिपेंड नहीं होता है। वो एज अ स्टैंडअलोन सर्वर वर्क कर सकता है डीएनएस सर्वर, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस सर्वर पर डिपेंड होती है। अब एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो अपनी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रही है। देखो, जब रोल्स टैब आया था तो वहां पर मैंने केवल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल सेलेक्ट किया था, लेकिन यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी अपनी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक रिजोल्व कर रही है, यानी कि इंस्टॉल कर रही है। दूसरी चीज, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है वो उस दिन एक्सप्लेन करूंगा जिस दिन मैं आपको फॉरेस्ट एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर आता है डीएसआरएम पासवर्ड, बोले तो डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड पासवर्ड। अब क्या होता है कि जो भी आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हो, मान लीजिए किसी भी रीजन से आपसे एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो यूजर है, ग्रुप है, ओयू है, पॉलिसीज है, आपसे बाय मिस्टेक कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए एक्सीडेंटली, तो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को रिस्टोर करना चाहते हो, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डीएसआरएम पासवर्ड यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो डीएसआरएम पासवर्ड है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ही डिसाइड कर देते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है। करने के लिए आप अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड जरा, DSRM ग्रुप के अंदर मैंने एक पिक शेयर की है, उसको रीड कर लीजिएगा, डीएसआरएम पासवर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप डीएसआरएम पासवर्ड डिसाइड कीजिएगा और उसे कंफर्म कीजिएगा। ये उस टाइम पर आप यूज करेंगे अगर आप कभी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को रिस्टोर करना चाहेंगे। आगे चल के कुछ ही दिन बाद हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, उसे रिस्टोर कैसे करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। डीएसआरएम पासवर्ड डिसाइड और कंफर्म करने के बाद अगेन नेक्स्ट। अब यहां से आपसे लास्ट टाइम कंफर्मेशन ले रहा है कि आपको अपना डोमेन नेम यही रखना है या चेंज करना है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं देगा आपको रीनेम करने के लिए। चेंज करना है तो चेंज कीजिएगा, वरना एज इट इज रख के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हाँ जी सर, जो पासवर्ड अभी हमने डोमेन पे रखा ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का यही सेम पासवर्ड हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अब ये देखिए जरा, यहां से आपको एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन, डोमेन कंट्रोलर, डेटाबेस का डिफॉल्ट पाथ, लॉग्स फोल्डर पाथ
और सिसवॉल बोले तो ग्रुप पॉलिसी डेटाबेस एंड लॉग्स पाथ। यहां पर आपको डिफॉल्ट पाथ दिखाई दे रहे हैं भाई, लेकिन अगर आप चाहो तो इन डिफॉल्ट पाथ को आप रीलोकेट भी कर सकते हो। यहां पर क्लिक कीजिएगा और रीलोकेट कर दीजिएगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, डिफॉल्ट पाथ ही मैं यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, देन रिव्यू योर सिलेक्शंस। यहां से आप रिव्यू ले सकते हैं जो भी आपने अभी सब कुछ सेटिंग सेलेक्ट की है। नेक्स्ट, अब यहां पर प्री रिक्विजिट्स चेक हो रही है कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए जो भी प्री रिक्वायरमेंट्स है क्या वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो। आप यहां पर देख सकते हैं ऑल प्रीरिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। और अब आपको यहां पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो अभी मशीन रीस्टार्ट होगी, तो जब तक मशीन रीस्टार्ट होती है तब तक वेट कीजिएगा। सर सर्वर मैनेज सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ये होता है, मतलब जैसे सर्वर मैनेजर ऑन होता है सबसे पहले उसका कंप्यूटर का नाम चेंज होना, फिर फायरवॉल टर्न ऑफ करना, फिर आईपी एड्रेस। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो फिर आपने तो फायरवॉल ऑन ऑफ नहीं करी ना? कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंस्टॉलेशन के बाद कर लेंगे, क्यों चिंता मान रहा है। अच्छा, अभी मैंने ठीक। क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड स्टार्ट करना नहीं किया है ना, अभी तो जस्ट मैं ओके सर्वर ओके। मशीन को रेडी कर रहा हूं। और सर ये जो नीचे इंटरनेट पे इथरनेट वो ऑप्शन पे, इस पे ये येलो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रही है, ये हट जाता है क्या? हट जाएगा अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा। तो इंटरनेट तो चल ही रहा है, कहा तभी तो हम नहीं काम कर रहे हैं नहीं, इस पे। ये मेरी दूसरी मशीन है जिस पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, जिसको मैंने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है अपने लैपटॉप पर। अच्छा, अगर आप अभी पिंग करोगे अपने इस पे वर्चुअल बॉक्स पे तो इंटरनेट नहीं नहीं, चलेगा? जिस मशीन पे मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करा रहा हूं ना, वर्चुअल हम्म, मशीन नहीं, ये वाली, ये दूसरी सर्वर मशीन है। अच्छा मैं आपसे लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट हूं और वो सर्वर मेरा लैन इन्वायरमेंट में है। ठीक है। Sir, that is Vinod or Kamlesh, that is a good question. So, sir, you are connected from your laptop remotely to another server. और करेक्ट। वो जो सर्वर है इंटरनेट में कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी। ओके, ठीक है। सर हाँ जी। सर ये जो DSRM पासवर्ड जो हमने सेट किया, जी। उससे हम एडमिन का भी लॉगिन कर सकते हैं। ओके, हाँ तो जी। हम हाँ जब जी, एक्चुअल एडमिन का, में क्या एडमिनिस्ट्रेटर का? देखो कमलेश जी, ध्यान हाँ। से सुनना भाई, जो भी हम लोग DSRM पासवर्ड डिसाइड करते हैं ना उधर, हम्म। वही यूजर ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर का ही पासवर्ड बन जाता है। ओके। समझ गए? तो आप हाँ, एडमिन समझ को गया। उसके बाद में उसी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते हो। अच्छा, अब चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं ना? हाँ जी, चेंज कर सकते हो आप। हाँ, तो जो हम जब हम वो कोई भी रोल सर्विसेज हमको बैकअप लेना, सर्विसेज रिस्टोर करना है, तो पासवर्ड कौन सा रहेगा? उसमें चेंज किया डी, वो डी रहेगा या मतलब यही रहेगा? नहीं, DSRM जो आपने वहां पर दिया था इंस्टॉलेशन के टाइम अच्छा, पर, ओके ओके, वो तो चेंज नहीं होगा ना मतलब? नहीं नहीं, वो चेंज ओके, नहीं होगा। ठीक है ठीक है। यहां से भाई DSRM पासवर्ड वही रहेगा, आप केवल लॉगिन पासवर्ड चेंज करोगे। ओके। सर, सर जी।
हाँ जी मुस्तफा जी। Sorry, this might be a stupid question. आपको तो 14 years हुए, or more than 14 years to learn in and out about the servers. Yeah. ओके So, for example, हमारा जो course है 30 days, what you are also saying that it's our responsibility to go back on the notes, on the video, and keep practicing on those server and one client. One is a node one, or the second one hai I DC created another name DC, and the third one is a client. Could be anything. Could be Windows 7 or could be Windows 10. करेक्ट। ठीक है. I think it will all start when you are far apart and everybody, I'm far and Kamlesh and we know that in their own world, this is where we need to carry on practice. Yes, thank you. काफी टाइम लग रहा है सर इसमें तो। हाँ फर्स्ट टाइम में टाइम लेता है रीस्टार्ट होने में, क्योंकि इसमें रैम भी कमी दी हुई है ना मैंने, क्योंकि ये नोड 1 बस कभी कभी यूज होगा। तो मिनिमम रैम तो सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ दो होनी चाहिए ना, मिनिमम 2। सर्वर इंस्टॉलेशन के लिए तो भाई 512 MB है। अच्छा 512 है। बट एक्टिव डायरेक्टरी के बाद मशीन बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाती है, तो आपको कम से भी कम 2 GB तो रखना ही रखना पड़ेगा। अब मैंने इस नोड 1 को 2 GB रैम दिया हुआ है, देखो 2 GB में कितना स्लो चल रहा है अब। लेकिन जिस मशीन को जिस मशीन को मैं यूज करूंगा एज अ डीसी वो ये रहेगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी डोमेन इंस्टॉल किया हुआ है। और इस वर्चुअल मशीन के अंदर देखिए मैंने 4 GB रैम असाइन किया हुआ है। हाँ इस डीसी के अंदर 4 GB रैम है, नोड 1 में 2 GB, नोड 2 2 GB, स्टोरेज 2 GB, क्लाइंट 1 GB, क्लाइंट 2 1 GB। इस हिसाब से मैंने अपने 32 GB को डिवाइड किया हुआ है। Sir, हाँ जी। for homework, जो आप सिखाते हो अभी, वर्क ग्रुप, डोमेन, इंस्टॉलिंग द सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी, हमें दोनों सर्वर्स में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा? वो धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है। दोनों सर्वर में नहीं, एक में रखना है बस आपको। अब देखिए जरा, आफ्टर इंस्टॉलेशन मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट की प्रेस करना है। विनोद जी ध्यान रखना, जो वीएम आप यूज कर रहे हो उसी हिसाब से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट या कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट या फिर कंट्रोल डिलीट वो प्रेस करना है, जो मैंने आपको कल बताया भी था। कंट्रोल डिलीट काम कर गया था। मैं कह रहा सर आपका भी तो ओरेकल है, तो आपके पे क्या कंट्रोल डिलीट चलता है या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट? भाई जब मैं वीएम यूज कर रहा हूं ओरेकल, तो ऑब्वियसली यार कंट्रोल डिलीट ही चल रहा है। ठीक है। हाँ। मेरा कुछ स्पेशल थोड़ी ना है यार। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि आप जब भी आप आफ्टर इंस्टॉलेशन मशीन को अनलॉक करेंगे बाय कंट्रोल ऑल डिलीट, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका डोमेन नेम अवेलेबल हो चुका है। अब इस डोमेन के अंदर आप किस यूजर से लॉगिन करने जा रहे हैं वो आप इधर देख सकते हो। के साथ साथ अगर आपको इस मशीन पर, डीसी मशीन पर किसी अनदर यूजर से लॉगिन करना है, तो अदर यूजर पे क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप उस यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करके अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो आप अदर यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं मलिक डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से ही लॉगिन करने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन पासवर्ड डिसाइड करना है।
सर हमने अदर यूजर तो बनाया नहीं था ना, हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था और हमने डोमेन में लॉगिन कर लिया, तो अदर यूजर वो दूसरा कहाँ से बन गया वो? हाँ तो अदर लुल्लू, अदर यूजर का मीनिंग क्या होता है? स्विच यूजर। वो तो बता। डूब के मर जा यार, डूब के मर जा कहीं गंदे नाले में यार। क्या यार, कितना गंदा क्वेश्चन पूछता है यार विनोद तो। कि वो अदर यूजर कहां से आ गया भाई? वो अदर यूजर ऑप्शन है किसी अनदर यूजर से लॉगिन करने के लिए, जैसे कि स्विच यूजर होता है। स्विच यूजर सुना है ना कभी? हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है। सर, ये जो विनोद जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो हाँ उसको जी। वर्क ग्रुप समझ रहे हैं। वर्क ग्रुप मतलब वर्क ग्रुप में ऐसा हाँ रहता है हाँ ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समझ गए, वर्क ग्रुप का कंपेयर कर रहे हैं इसलिए। चलिए, आफ्टर लॉगिन आप यहां पर देख सकते हैं कि सर्वर मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। वापस अगर हम लोग लोकल सर्वर पर जाएं, यहां पर आप अपनी मशीन का होस्ट नेम, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अब मशीन जो है वो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो चुकी है, जो कि पहले वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में अवेलेबल थी, अब ये डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। विंडोज फायरवॉल का स्टेटस ऑन है, आईपी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा कान खोल के सुनिएगा। सर्वर मशीन के अंदर हमेशा फायरवॉल ऑन होता है। विनोद जी स्पेशली आपके लिए, कभी भी फायरवॉल हम लोग ऑफ नहीं करते हैं। अगर आप किसी लाइव इन्वायरमेंट के अंदर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर हमेशा फायरवॉल ऑन रहेगा। उसका रीजन ये है, एक्चुअल में फायरवॉल जो है वो एज अ गार्ड की तरह काम करता है। फायरवॉल जो है वो एक गार्ड की तरह काम करता है कि सर्वर मशीन के अंदर जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है वो उसे फिल्टर करता है कि भाई उस ट्रैफिक के अंदर कोई मलेशियस कोड तो नहीं है। अगर उसे मलेशियस कोड मिलता है तो वो उस ट्रैफिक को वहीं पर ब्लॉक कर देगा, चाहे वो इनकमिंग ट्रैफिक है या आउटगोइंग ट्रैफिक है। तो उस कंडीशन में हमें फायरवॉल को ऑन रखना ही पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन डोर पर, मेन गेट पर गार्ड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। वो क्या करते हैं, जितना भी इनकमिंग बंदा है या आउटगोइंग बंदा है वो सबको मॉनिटर करते हैं, सबको चेक करते हैं कि कोई अनऑथराइज बंदा तो नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। अगर उन्हें कोई भी ऐसा बंदा मिलता है तो वो वहीं पर उसको रोक देते हैं, उसकी पूरी डिटेल वगैरह करके जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी वो उसको अलाउ कर देते हैं, वरना वो वहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। सेम यही काम करता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल भी सर्वर मशीन के अंदर जितना भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होता है उसे फिल्टर करने का काम करता है। अब यहां पर बात आती है, कुछ ट्रैफिक ऐसा भी होता है विनोद जी, कुछ ट्रैफिक ऐसा भी होता है जो फायरवॉल के लिए तो अनऑथराइज है लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। हमेशा ध्यान रखना, मशीन के लिए या फायरवॉल के लिए कुछ ट्रैफिक ऐसा होता है जो अनऑथराइज होता है फायरवॉल की कंडीशन में, लेकिन हमारे लिए वो जरूरी है, हमारे लिए वो ऑथराइज है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक अननोन बंदा मेन डोर पे आया, भाई गार्ड ने देखा भाई ये अननोन पर्सन है तो वहीं पर उसको रोक देंगे। लेकिन जब किसी भी अ, जब किसी भी बंदे का गार्ड के पास में कॉल जाएगा कि भाई इसे अलाउ करो आप, तो गार्ड फिर उसको अलाउ करेंगे। तो हमें हमें फायरवॉल को बताना पड़ता है कि भाई ये ट्रैफिक अनऑथराइज नहीं है, ये ऑथराइज है, प्लीज इसको आप अलाउ करो। अब अलाउ कैसे करेंगे?
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुस्तफा जी, आपकी कंपनी के अंदर कोई सर्वर रखा हुआ है और मुझे यहां पर दिल्ली से मुझे उसको रिमोटली एक्सेस करना है, एसएसएच के थ्रू, टेलनेट के थ्रू, किसी भी मेथड से मुझे उस सर्वर को एक्सेस करना है। हमेशा ध्यान रखना, एसएसएच सिक्योर शेल किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब एसएसएच जो है वो फायरवॉल की नजर में, एसएसएच जो है, अगर आप कभी भी एसएसएच के थ्रू किसी भी सर्वर को हिट करते हो तो उस सर्वर की जो फायरवॉल है उस एसएसएच रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगा, वहीं पर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फायरवॉल की कंडीशन में एसएसएच जो है वो अनऑथराइज है, अनऑथराइज अटेम्प्ट है। तो आपको क्या करना है, सेम यही, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो तो उसके लिए भाई आपको फायरवॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। फायरवॉल आपको ऑन भी रखना है और एक ऐसा ट्रैफिक अलाउ करना है जो आपके लिए तो ऑथराइज है लेकिन फायरवॉल के लिए अनऑथराइज है। बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक होते हैं भाई, बहुत सारे। तो आपको यहां पर देखो एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है। बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूं, कभी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूं कभी भी। जैसे कि विनोद ने बोला था कि सर फायरवॉल को तो ऑफ करेंगे, मैं भी बोल देता हूं हाँ ऑफ करेंगे, लेकिन डिटेल में कभी आप किसी बंदे को एक्सप्लेन नहीं करता हूं। तो यहां से आपको देखो, अगर आपको इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ कराना है, इनकमिंग ट्रैफिक, तो आप यहां से इनबाउंड रूल क्रिएट करोगे। न्यू रूल, अब प्रोग्राम, पोर्ट या एक पर्टिकुलर सर्विस या कस्टमाइज। प्रोग्राम को भी आप कर सकते हो, पोर्ट नंबर के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो। जैसे कि मैं पोर्ट नंबर के थ्रू अलाउ करूंगा, पोर्ट पे चेक मार्क कीजिएगा, नेक्स्ट, टीसीपी और यूडीपी। अब स्पेसिफिक पोर्ट, अब ये देखो कि जिस रिक्वेस्ट को आप अलाउ कराना चाहते हो जो कि फायरवॉल की कंडीशन में अनऑथराइज है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, क्योंकि हर एक सर्विस का एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि टेलनेट का जो होता है वो कितना होता है विनोद, टेलनेट का पोर्ट नंबर? सब पता नहीं अभी। कमलेश कितना होता है? सॉरी याद नहीं है। TCP 80 तो नहीं है? 80 एचटीटीपी का होता है। 80 हाँ हाँ 80 मे बी 69 आता है। 23 होता है टेलनेट का। भाई ये पोर्ट नंबर थोड़ा सा ध्यान से, कुछ पोर्ट नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप याद रखो हमेशा। इंटरव्यू में काफी बार पोर्ट नंबर पूछते हैं। एसएसएच का क्या होता है, डीएनएस का क्या होता है, एचटीटीपी का क्या होता है, एचटीटीपीएस का क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर का क्या होता है, टेलनेट का क्या होता है, पोप का क्या होता है, पोप वर्जन 3 का क्या होता है, आईमैप का क्या होता है। ये कुछ कुछ पोर्ट नंबर हमेशा याद रखो आप। तो मैं टीसीपी की कंडीशन में, टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है काफी बार इंटरव्यू में पूछते हैं, सर्च कीजिएगा गूगल पे। तो यहां पर मैं पोर्ट नंबर 23 पर एक्शन लेना चाहता हूं। नेक्स्ट, अब क्या एक्शन लेना चाहते हो आप? पोर्ट नंबर 23 पर क्या एक्शन लेना चाहते हो? अलाउ द कनेक्शन और अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, और आप यहां से ब्लॉक भी कर सकते हो। तो 23 यानी कि टेलनेट के द्वारा अगर आप इस सर्वर को हिट करोगे किसी रिमोट लोकेशन से, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो रिमोट